आज हम डिस्कस करते हैं +2 फिजिक्स चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट सीरीज एलसीआर सर्किट के ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए एज वेल एज स्कूल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए जी, छोटे छोटे न्यूमेरिकल होंगे, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो लास्ट क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो सीरीज एसी सर्किट है जिसमें इंडक्टेंस एल है, रेजिस्टेंस आर है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, क्वालिटी फैक्टर हमें निकालना है। तो क्वालिटी फैक्टर जैसा कि हमने थ्योरी क्लास में किया था, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस में डिफाइन होता है। क्वालिटी फैक्टर सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस में डिफाइन होता है। तो वी एल इज इक्वल टू वी सी, रेजोनेंस में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है, डिवाइडेड बाय वी आर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। तो वी एल बाय वी आर से भी कर सकते हैं या वी सी अपॉन वी आर से भी कर सकते हैं। वी एल क्या होता है? आई एक्सएल। वी आर क्या होता है? आई आर। सीरीज में करंट तो सेम होता है, आई से आई कट हो गया। एक्सएल कैन बी रिटर्न एज ओमेगा एल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय आर। यहां से देखिए कोई ऑप्शन है? हाँ जी है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बहुत छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, स्कूल लेवल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट आगे ट्राई करते हैं। रेजोनेंस के ऊपर ही है। एट रेजोनेंस विच रिलेशन डज नॉट होल्ड, है ना? तो बी ऑप्शन तो होती ही होती है, बी ऑप्शन तो सही बात है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है ना? एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। यहाँ से सी ऑप्शन आ गई जो कि ठीक है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ओमेगा सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा एल। यहाँ से डी ऑप्शन आ गई जो कि बिल्कुल ठीक है। अब हमें ए और बी में ये बतानी है कौन सी ऑप्शन गलत है। चलिए जी, तो सी जो ऑप्शन थी उसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एल सी। तो हमने ये भी डिराइव कर लिया जो कि बिल्कुल ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन भी ठीक है। बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है। तो कौन सी गलत रिलेशन है? रिलेशन ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन ए। क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था? विच रिलेशन डज नॉट होल्ड, कौन सा रिलेशन इनमें ठीक नहीं है। तो इसका आंसर आया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फैक्ट्स के ऊपर है। एसी करंट कभी भी डीसी एमीटर से नहीं मेजर कर सकते, है ना? तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फैक्ट्स के ऊपर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में लगातार साइकिल चेंज होती रहती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये कौन सा करंट होता है? इंस्टेंटेनियस करंट होता है जो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमने थ्योरी में पढ़ा था एवरेज करंट क्या होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज करंट क्या रहता है? तो एवरेज करंट कुछ यहाँ आता है, ये होता है जी एवरेज करंट, वो वैल्यू ऑफ डीसी जो फ्लो करता है ना? वो वैल्यू ऑफ डीसी जिसके दौरान पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान सेम चार्ज फ्लो करता है। ठीक है जी, तो ये होता है एवरेज करंट। और एवरेज करंट का आंसर क्या रहता है? एवरेज करंट का आंसर होता है 2I0 बाय पाई। 2I0 बाय पाई भी कह सकते हैं या फिर 0.637 ऑफ I0। पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज करंट यहाँ होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल का एवरेज करंट कितना होता है? -2I0 बाय पाई, -2I0 बाय पाई कुछ यहाँ। तो कंप्लीट फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट कितना होगा? कंप्लीट फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट कितना होता है? 0 होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट होता है 2I0 बाय पाई, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट होता है -2I0 बाय पाई, एंड कंप्लीट फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट 0 होता है। इस वजह से वो डीसी एमीटर के से मेजर नहीं हो सकता, उसके लिए एसी एमीटर चाहिए जो इंस्टेंटली किसी भी टाइम पे करंट मेजर करके दे सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑल्टरनेटिंग करंट डीसी एमीटर से मेजर नहीं हो सकता। रीजन बीइंग एवरेज करंट जो होता है फुल साइकिल के लिए वो कितना होता है? 0 होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9th, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, पहले आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है V इज इक्वल टू V नॉट, है ना? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी।
यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें, ये हो गया V नॉट यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज, एंड साइन ओमेगा टी के साथ कंपैरिजन करें तो ओमेगा हो गया 100 रेडियन पर सेकेंड। चलिए जी, तो ये वोल्टेज हमने दी है 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर को। तो एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरेड जिसकी कैपेसिटेंस है, एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरेड के साथ हमने ये एसी सप्लाई दी है जिसकी वोल्टेज है दिस वन, V इज इक्वल टू 220√2 साइन 100t। तो ये वाली वोल्टेज कौन सी हो गई, V नॉट, मैक्सिमम वोल्टेज इज 220√2। चलिए हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, थ्रू एन AC एमीटर। तो इस सर्किट में AC एमीटर लगा हुआ है, रीडिंग ऑफ द एमीटर शैल बी। तो AC एमीटर आपको पता होना चाहिए, AC एमीटर हमेशा कौन सा करंट मेजर करके देगा, RMS करंट मेजर करके देगा। तो हमें RMS करंट निकालना है। इस चैप्टर में अगर कोई करंट मेंशन नहीं है तो वो हमेशा RMS करंट होता है। तो AC एमीटर या AC वोल्ट मीटर हमेशा RMS रीडिंग देते हैं। AC एमीटर हमेशा RMS करंट मेजर करके देगा, AC वोल्ट मीटर आपको हमेशा RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज मेजर करके देगा। चलिए, तो RMS करंट हमें निकालना है। तो मैंने क्या किया, I नॉट क्या होगा आपके हिसाब से, V नॉट डिवाइडेड बाय, है ना, V नॉट डिवाइड बाय XC। I नॉट क्या होगा, V नॉट डिवाइडेड बाय XC, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस कौन सी होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा जी, XC का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय ओमेगा C। तो ये बन गया V नॉट ओमेगा C, V नॉट ओमेगा C। V नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 220√2, 220√2। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 100। C है जी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, 1 माइक्रोफैरेड। माइक्रो में हमें चीज़ें पसंद नहीं है तो 10⁻⁻⁶। ये हमारे पास करंट आ गया I नॉट यानी कि मैक्सिमम करंट, जबकि हमें निकालना था RMS करंट। तो RMS करंट क्या होता है ये हमें लर्न होना चाहिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी, और फुल कंप्लीट साइकिल के लिए भी RMS करंट जो होता है वो होता है I नॉट बाई √2। तो I नॉट की वैल्यू हमारे पास थी 220√2 इंटू 100 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई √2। तो √2 से √2 कट, ये आ गया जी 22 इंटू 1000 इंटू 10⁻⁶। तो -6 + 3 है ना, -6 + 3 इज -3। तो 10⁻³ एम्पियर, इतने एम्पियर, 10⁻³ को मिली भी कहते हैं। तो 22 मिली एम्पियर, देखिए कोई ऑप्शन है 22 मिली एम्पियर, सही बात है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन बी। अच्छा, स्कूल लेवल, बोर्ड लेवल क्वेश्चन था, देखिए ध्यान से समझिए, इसको रिपीट कीजिए एक बारी दोबारा। नेक्स्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल π/2। तो हमने थ्योरी के टाइम पे किया था कि करंट को तो यहाँ फिक्स कर लिया है ना, करंट को तो यहाँ फिक्स कर लिया। जब अकेला रजिस्टर होता था तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर ये आता था, तब वोल्टेज और करंट में फेज एंगल होता था 0 डिग्री। फिर हमने पढ़ा था कि करंट तो यही है, अकेला कैपेसिटर अगर है तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यहाँ होता है, यानी कि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से 90 डिग्री से। करंट लीड्स वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। बट ये क्वेश्चन किसका है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। तो ये थर्ड केस है, जब करंट तो फिक्स है जी, एक्स एक्सिस में मान लेते हैं, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर यहाँ होती है। AC सोर्स विद इंडक्टर ओनली, AC सोर्स विद इंडक्टर ओनली में हमने पढ़ा था कि करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन में क्या मेंशन है, दिस सर्किट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ओनली L है ना, ओनली L। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टाइम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आई, आगे भी आपको लेनी है वीडियोस, देखनी है वीडियोस, अच्छे क्वेश्चंस देखने हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।